हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल शर्मा और आज आकाश के बियॉन्ड लिमिट्स के सीरीज़ में आज जेईई एडवांस 2023 के मैथ्स के पेपर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर उसने एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है। उसने बोला है कि एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम 1, टू आर। डोमेन इसका 1, हो गया और रेंज इसकी आर दे रखी है, रियल नंबर। इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखी है एंड एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x ft dt इज इक्वल टू x fx माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और ये x की 1, वैल्यूज के लिए वैलिड है। लेट e डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। जो e हमारा ऑयलर्स नंबर होता है वो बेसिकली इसने मेंशन कर रखा है। द वैल्यू ऑफ f ऑफ e, वो ये बेसिकली f ऑफ e की वैल्यू वो पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो बेसिक फंक्शन दे रखा है मुझे, ये जो बेसिक इक्वेशन दे रखी है मुझे, इस इक्वेशन की मदद से मैं अपने फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मुझे दे रखा है 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to x f of t dt इक्वल्स x fx माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। नाउ इस टाइप की इक्वेशन हम बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसको मैं लेबनीज थ्योरम के थ्रू डिफरेंशिएट करूंगा और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा। अब जहां जहां पर यहां पे t दे रखा है उसकी जगह मैं अपर लिमिट रखूंगा। तो 3 टाइम्स एफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस मैं यहां पर लोअर लिमिट रख के उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, बट लोअर लिमिट मेरी कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो यहां पे 0 आ गया, इक्वल्स टू, अब यहां पर नॉर्मल आपके जो डिफरेंशिएशन का मेथड है वो अप्लाई कर दो। x को एज इट इज रखा तो यहां पर f डैश x आ जाएगा और अगर fx को एज इट इज रखा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज सिंपली 1 एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन x 3x स्क्वायर होता है तो 3 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज x स्क्वायर। ठीक है। नाउ इस fx को मैं y ले सकता हूं एंड f डैश को मैं dy बाय dx ले सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा तो मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो क्विकली इसको ओपन करते हैं। 3y is equals to x times dy by dx plus y minus x स्क्वायर। तो यहां से मैं dy by dx की टर्म को एक तरफ रख के बाकी सारी टर्म को उधर ले आता हूं। तो मुझे यहां पे मिल रहा है x टाइम्स dy by dx, इस 3y को मैं इधर लेके आता हूं तो यहां पे मुझे माइनस 2y और x स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं तो यहां पे x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। यहां पर इसको मैं x से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट dy by dx माइनस 2 टाइम्स y by x इज इक्वल टू x। तो ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है उसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो व्हाट इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर माइनस px, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। तो यहां पर जो p की वैल्यू है इट इज माइनस 2 बाय x, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 बाय x dx। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इट इज बेसिकली यहाँ पे 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln आएगा और माइनस 2 पावर जो जाएगी तो ln की पावर ln इज 1 बाय x स्क्वायर, तो e की पावर ln 1 बाय x स्क्वायर इज सिंपली 1 बाय x स्क्वायर ओनली। ठीक है। कैसे निकल के आया वापस से चेक करते हैं। तो dx बाय x इज सिंपली ln x एंड पावर माइनस 2 रहेगी तो ln x की पावर माइनस 2, तो e की पावर ln, तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, x की पावर माइनस 2 मतलब 1 बाय x स्क्वायर बचेगा। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q टाइम्स, q बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है जो राइट हैंड साइड पे होती है x के टर्म्स के अंदर, टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसके पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं ये कितनी वैल्यू आती है। तो y इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे q मुझे x दे रखा है, इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, dx बाय x इज सिंपली ln x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सिंपली c। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर मुझे f ऑफ 1 इज 1/3 गिवन है। तो मैं यहां पर f ऑफ 1 की बात करता हूं
तो यहाँ पर FO1 जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे तो 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू ln1 प्लस c आ रहा है, तो c की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1/3 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर ln x प्लस 1/3 टाइम्स x स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय 3। ये तो मेरे fx की वैल्यू हो गई। नाउ अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे f ऑफ e की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ e, तो x की जगह मैं e पुट कर देता हूं तो वहां से मुझे f ऑफ e मिल जाएगा। तो व्हाट इज f ऑफ e, f ऑफ e इज नथिंग बट e स्क्वायर ln e सिंपली 1 प्लस e स्क्वायर बाय 3। तो दिस कम्स आउट टू बी 4e स्क्वायर बाय 3। तो लेट्स सी अगर ऑप्शन मैच करता है तो 4e स्क्वायर बाय 3 ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, ये काफी इजी क्वेश्चन था, एनालिसिस पे पढ़ते अपन। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। 48.84% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इन रियलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अटेम्प्ट करने वाला था ये। 28.67% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी था, तो गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर बहुत सिली मिस्टेक हुई होगी। और अराउंड 22.49% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली इसका इजी था, ठीक है। तो शुरुआत बहुत ही इजी क्वेश्चन से जेई ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। तो कहीं ना कहीं इसने प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में दे दी। इसने क्या बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है जिसमें एक कॉइन को टॉस किया गया है until the outcome of two consecutive tosses are same। मतलब या तो दो एक साथ हेड आ जाए या फिर दो टेल आ जाए। तो जैसे ही दो आउटकम एक साथ आते हैं तो वहीं पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज 1/3। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसने 1/3 दे रखी है। तो यहां पर हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। तो लेट्स से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को P ऑफ H से रिप्रेजेंट करता हूं। तो क्वेश्चन के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी को 1/3 बताया गया है। तो ऑटोमेटिकली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोल सकता हूं 1 - 1/3। तो यहां पर 2/3 मेरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये तो मेरी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद द हेड इज। तो मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एंड तो हो बट वो हेड के साथ में एंड हो। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को एनालाइज करके सॉल्व करना है। तो अब इसको यहां पे इमेजिन करो कि अगर इसको हेड के साथ में लेट्स से स्टॉप होना है तो यहां पर दो केसेस बनेंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेट्स से वो हेड से हो रहा है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट टेल से हो रहा है। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर एंडिंग हेड के साथ में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हम निकालना चाहते हैं। तो लेट्स से केस नंबर 1 की मैं बात करता हूं कि इट स्टार्ट्स विद हेड। लेट्स से हेड से स्टार्ट होता है। तो हमारे यहां पर हमारे पास में यहां पे ऑप्शन क्या रहेगा, लेट्स से अगर ये हेड से स्टार्ट हुआ तो सेकंड भी हेड आ जाए तब तो ये स्टॉप हो जाएगा। और क्या रहेगा, लेट्स से ये हेड से स्टार्ट हुआ बट टेल इस बार टेल आ जाए। नाउ अब यहां पे दो हेड आ जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके आगे क्या रहेगा, लेट्स से यहां पे हेड आ गया, यहां टेल आ गया, यहां पे हेड आ गया, यहां पे फिर से टेल आ गया। अब इसको स्टॉप होना है तो यहां पे हेड एंड हेड आ जाए। तो ये मेरी इनफाइनाइट सीरीज चलती चली जाएगी। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, इसको लेट्स से मैंने बोल दिया कि ये मेरा केस नंबर ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली वाली टर्म प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाली टर्म एंड सो। तो ये इनफाइनाइट सीरीज मेरे बनने वाली है। नाउ अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये जो मेरा हर एक ट्रायल है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होल स्क्वायर, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होल स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसके आगे क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड स्क्वायर, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ये इनफाइनाइट तक चलने वाली है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्विकली अपन कैलकुलेट करते हैं। तो केस नंबर ए,
मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा 1 प्लस, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इनके प्रोडक्ट को लेट से आर बोलता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। तो ये मेरी इनफाइनाइट जीपी का एक समीशन आ रहा है। तो यहां पे तो मैं बहुत इजीली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, क्विकली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मेरी 1/3 थी, तो 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है, तो इन वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर का 9 डिनोमिनेटर के 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 - 2 इज 7, तो 1/7 मेरी हेड के पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी है। पहला वाला केस क्या था, जब हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2, लेट्स से हमारा एंड तो हेड पे हो रहा है बट स्टार्टिंग टेल से हो रही है, तो स्टार्ट्स विद टेल, स्टार्ट्स विद टेल। ठीक है, तो यहां पर सिनेरियो क्या बनेगा, लेट्स से इसको मैंने केस बी बोल दिया, तो मेरे पास में केस बनेगा अगर यहां पे टेल आया तो हेड पे हेड फिनिश होने के लिए अब यहां पे 2 हेड आ जाए, या फिर यहां पे टेल आया, यहां पे हेड आया, इस बार फिर से टेल आ जाए और इस बार 2 हेड आ जाए। सिमिलरली टेल हेड और हेड आ जाए, अगेन ये इनफाइनाइट जीबी बनने वाली है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो अगेन आप यहां पे देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का स्क्वायर तो अभी भी वापस बाहर आने वाला है। यहां पे कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड स्क्वायर एंड सो। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और यहां पर अगेन मेरी वापस जीपी बन रही है, इसको मैंने आर बोला था इस वैल्यू को, तो यहां पर भी 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो इनफाइनाइट जीपी मेरी को मिलने वाली है। तो क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, वैल्यूज पुट करें अपन यहां पे, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/3 का स्क्वायर इनटू दिस इज 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्विकली कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे तो मुझे 7 दिख रहा है एंड तो 2/7 इंटू 3 इज 21। ठीक है, नाउ बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड, तो या तो वो केस ए में खत्म होगा या फिर केस बी में वो कंप्लीट होगा। तो मेरी एक्चुअल में हेड में फिनिश होने की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होगी क्या, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, बट ये दोनों केस एक साथ तो पॉसिबल है नहीं कि मेरा जो ट्रायल है वो या तो हेड से स्टार्ट हो या फिर टेल से स्टार्ट होगा, दोनों एक साथ तो होने वाला है नहीं, तो इंटरसेक्शन वैल्यू उसकी 0 रहेगी। तो यहां पर अपन वैल्यू डायरेक्टली पुट करके ऐड कर देते हैं। तो पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी 1/7 थी और इसकी 3/21 थी, तो मैं इसको 2/21 थी, तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज 3/21। तो दिस इज नथिंग बट 5/21। तो लेट्स सी अपना आंसर मैच करता है नहीं करता है, तो आंसर बी सिंपली मैच है। सो करेक्ट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं जहां पर इनफाइनाइट जीपी बनती है। तो यहाँ पर 53.53% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अराउंड 30% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इनको रॉन्गली अटेम्प्ट किया, और 15.67% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। इसकी डिफिकल्टी लेवल सो थी, मतलब ज़्यादा ना तो डिफिकल्ट था और ना ही ये बहुत ईजी भी था, तो ये कहीं ना कहीं इसकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम थी। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसने डिफाइन किया कि y इज एनी रियल नंबर और कॉट इनवर्स y की वैल्यू 0 से पाई। तो बेसिकली इसने जो हमारे ITF है उनको जनरली डिफाइन किया है।
सिमिलरली tan इनवर्स y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, तो उसने ऑब्वियस चीज को डिफाइन कर दिया। देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पर उसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक इक्वेशन क्रिएट करके दे दी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक इक्वेशन क्रिएट करके दे दी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी मेरे सोल्यूशन होंगे उनके समीशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी लग रही है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करें, दैट इज द प्रॉपर्टी। अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं, लेट्स से मैं बात करता हूं कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x के अंदर इनपुट मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसी पे मेरा आउटपुट डिपेंड करता है। तो मैंने मान लिया कि मेरा इनपुट लेट्स से पॉजिटिव है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/x, और अगर इसका इनपुट नेगेटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतनी ही प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट थी, बाकी ये क्वेश्चन काफी इजी था। तो अगर हम यहाँ पर y की बात करते हैं तो y मेरा मॉड y मेरा 0 से 3 के बीच में है, तो y या तो 0 से 3 होगा या फिर -3 से 0 होगा। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, तो केस बाय केस इसको हम लेके चलते हैं। केस नंबर 1, मैं मान लेता हूं कि y इज लेसर देन 3 बट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर y मेरा पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकता हूं tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस, नाउ इस कॉट इनवर्स को मैं डेफिनेटली इस पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं, तो इट बिकम्स tan इनवर्स 6y/9 - y² इक्वल्स 2π/3। नाउ ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो tan इनवर्स की वैल्यू π/3 के बराबर हो जाएगी। तो tan इनवर्स 6y tan इनवर्स 6y/9 - y², इसकी वैल्यू π/3 के बराबर हो गई, ठीक है। नाउ इस tan इनवर्स को मैं हटाऊंगा तो वहां पे tan π/3 मेरा √3 होता है, तो कहीं ना कहीं y के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन रही है। तो क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। 6y/9 - y² इज इक्वल्स टू tan π/3 इज √3, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, इस √3 से 6 मेरा कैंसिल आउट होता है, तो इट बिकम्स 2√3। y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इट इज 9 - y²। तो इस क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस क्वाड्रेटिक बिकम्स y² प्लस 2√3y - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्विकली इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू -b, तो इट इज -2√3 प्लस और माइनस b²। b² का मतलब हो गया 2√3 का स्क्वायर, तो 4 × 3 = 12, -4ac, तो 4 × -9 इज +36 डिवाइडेड बाय 2a सिंपली 2। नाउ सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर y मेरा पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है तो मुझे अपने सोल्यूशन में से वो वैल्यू रिजेक्ट करनी होगी जो नेगेटिव दे रही है। तो यहां पे इस नेगेटिव साइन को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आती है, इट कम्स आउट टू बी -2√3 प्लस, तो 36 + 12 इज 48, तो 48 में से मैं 4 का फैक्टर अगर बाहर निकालता हूं तो यहां पे 2 बच जाएगा, तो वहां पे 12 बचने वाला है, तो 12 इज सिंपली 2√3/2। तो यहां पे कितना आ गया, इट इज 2√3 - √3, दैट इज √3 ओनली। तो ये तो मेरे केस 1 का सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली केस 2 की अपन बात करें तो केस 1 के अंदर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली थी y की, तो केस 2 के अंदर मैं नेगेटिव लेने वाला हूं। तो y की वैल्यू लेट्स से लेसर देन 0 बट ग्रेटर देन -3। तो इस वाले केस के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज लेने वाला हूं। तो tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस tan इनवर्स 6y/9 - y² प्लस पाई इज इक्वल्स टू 2π/3। ये वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू तो ट्वाइस हो जाएगी और ये पाई उधर जाएगा, तो 2π/3 माइनस पाई इज -π/3, तो यहां से 2 का फैक्टर उधर जाएगा तो -π/6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं tan इनवर्स 6y/9 - y² इज -π/6।
तो अगेन मैं सेम tan इनवर्स को जब हटाऊंगा तो वहां पे tan ऑफ माइनस पाई बाई 6 बनेगा। तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज 1/√3 विद नेगेटिव साइन। तो अगेन y के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है। तो 6y बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें y में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू 6√3y 6√3y। ओके, तो सारी क्वांटिटीज को हम एक साइड में लेके आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6√3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस बार जो y की पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है उसको मैं रिजेक्ट करूंगा और नेगेटिव को लूंगा, क्योंकि केस 2 के अंदर मेरा y नेगेटिव है। तो सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल्स टू माइनस b, तो 6√3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 6√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 36 इंटू 3 इट इज 108 माइनस 4ac इज प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब हो गया 2। तो मैं यहां पर ये जो प्लस साइन है इसको मैं इग्नोर करने वाला हूं क्योंकि मेरा y नेगेटिव है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 6√3 बाय 2 इज 3√3 और ये 144 है तो 144 स्क्वायर रूट इज 12, 12 बाय 2 इज 6, 12 बाय 2 इज 6। बट यहां पे हमें नेगेटिव साइन लेना होगा, तो -6। ठीक है, तो मेरे पास में ये सोल्यूशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1 मेरे पास में ये था केस 1 का। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ रहा है? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो मेरे यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ रखे हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो सम इज 3√3 माइनस 6 प्लस √3, तो दिस कम्स आउट टू बी 4√3 माइनस 6। सो ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली अपना करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा हुआ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ से पूछा गया था। अराउंड 62% स्टूडेंट ऐसे थे उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को वो अप्लाई करना कहीं ना कहीं उन्होंने क्लिक नहीं किया उनको। अराउंड 27.61% स्टूडेंट ऐसे थे जो इन क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आए और ओनली 10.44% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, इसको अटेम्प्ट डेफिनेटली किया जा सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। तो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो रेस्पेक्टिवली बोला है, इसका मतलब ये जो ए है ये मेरे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, ये जो बी दे रखा है ये पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है, ये आर का पोजीशन वेक्टर है और ये मेरे पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इन चारों में से कौन से वाले ऑप्शन करेक्ट है ये मुझे बताना है। द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोप्लेनर। तो पहले हम इनके कोप्लेनरिटी की बात करेंगे कि कोप्लेनर है या नहीं। फिर हम देखेंगे b + 2/3 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो 5:4 और नॉट, एंड सिमिलरली आगे भी। तो पहले अपन पॉइंट ए पे आते हैं। पोजीशन जो पी क्यू आर एस है क्या ये मेरे कोप्लेनर है या नहीं, इसको अपन देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो मान लिया कि ये कोप्लेनर है, ये हम मान के चलते हैं। तो अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब P पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा, Q लेट से यहां पे, R यहां पे कहीं पे और S यहां पे होगा। तो 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो उनकी मदद से मैं 3 वेक्टर्स क्रिएट कर सकता हूं, PQ वेक्टर, PR वेक्टर एंड PS वेक्टर। ठीक है, तो PQ वेक्टर क्या होगा क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो इसका मतलब मुझे B में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3i - i इज 2i, 6j - 2j is simply 4j and 3k minus of -5 is 8. तो 2i plus 4j plus 8k, तो 2i plus 4j plus 8k, ये तो मुझे PQ वेक्टर मिल गया। सिमिलरली PR वेक्टर की बात करते हैं। PR वेक्टर तो बेसिकली मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा इस C में से A को। तो 17/5 - 1 is 12/5, 16/5 - 2 is 6/5, तो 12/5 एंड 6/5 आ रहा है। तो 12/5 i कैप प्लस 6/5 j कैप। नाउ 17 माइनस ऑफ माइनस इज 12, तो यहां पर 12k आ जाएगा। ओके, तो ये मुझे PR वेक्टर मिल गया। सिमिलरली PS वेक्टर की बात करें तो PS वेक्टर का मतलब हो गया
d माइनस a वेक्टर, तो 2i माइनस i इज i, j माइनस ऑफ 2j इज माइनस j एंड k माइनस ऑफ माइनस 5 इज 6k। तो i माइनस j प्लस 6k आ रहा है, i माइनस j प्लस 6k आ रहा है। नाउ अब अगर ये तीन वेक्टर्स मेरे कोप्लेनर हैं तो इनके थ्रू बनने वाले पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, इनके बॉक्स प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो पी क्यू पी आर पी एस, तो ये वाली वैल्यू अगर 0 आ जाती है तब तो कोप्लेनर है, और अगर 0 नहीं आती है तब ये नॉन कोप्लेनर होंगे। तो इसकी वैल्यू मैं डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकता हूं। तो 2 4 8 12/5 6/5 and 12 and 1 minus 1 6 1 minus 1 6। तो पहली वाली रो से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं और दूसरी वाली रो से 6/5 बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां पर 12/5 बाहर आ जाएगा। पहले वाली रो की वैल्यू हो जाएगी 1 2 4। थर्ड रो मेरी एज इट इज 1 minus 1 6 एंड सेकेंड रो मेरी हो जाएगी 6/5 बाहर निकल के आया है तो 2 1। ठीक है, नाउ अब इसको क्विकली कैलकुलेट करते हैं कितनी आ रही है वैल्यू। तो इट इज 12/5 टाइम्स 6 माइनस ऑफ माइनस 10 इज प्लस 10, तो ये 16 हो जाएगा। माइनस 2 टाइम्स 2 के साथ में कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस 10 इज 2, तो यहां पे 2 आ गया। और यहां पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 12 आ जाएगा। तो ये तो माइनस 12 आ रहा है, ठीक है, माइनस 12 आ रहा है, ये वैल्यू माइनस 12 आ रही है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई माइनस 16, ये प्लस 16, तो ये वाली वैल्यू 0 आ रही है। तो डेफिनेटली ये कोप्लेनर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा रॉन्ग हो गया, वो कह रहा है कि दे आर नॉट कोप्लेनर, और इन रियलिटी वो कोप्लेनर निकल के आ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या बोला उसने कि b प्लस 2d/3, तो मुझे b और d वेक्टर दे रखे हैं, तो b प्लस 2d/3 डेफिनेटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। उसने क्या बोला कि इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स pr इन 5:4 रेशियो इंटरनली। तो मैं pr वेक्टर को 5:4 में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं मैं। तो अगर दोनों मैच करते हैं तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो हम बात करते हैं बी की। तो b प्लस 2d/3, पहले इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो b प्लस 2d मतलब मुझे इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज 7i, 6 प्लस 2 इज 8, तो 7i प्लस 8j प्लस 8j। नाउ यहां पर 3k आ रहा है और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k, तो 5k प्लस 5k बाय 3, ये तो मेरी b प्लस 2d/3 की वैल्यू आ रही है। नाउ अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो pr को 5:4 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे। तो लेट्स से ये p पॉइंट हो गया एंड ये r पॉइंट हो गया, और लेट्स से यहां पे कोई एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से इसको मैंने t पॉइंट बोल दिया, इसको 5:4 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो p पॉइंट मेरा बेसिकली क्या था, a था, एंड r मेरा c था। तो यहां पे तो a आ गया और यहां पे c आ गया। तो मेरे t का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इट इज 4a प्लस 5c डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इज 9। तो बेसिकली मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 4a का मतलब हो गया 4i, एंड 5 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 17 16 और 35 हो जाएगा। तो 4 प्लस 17 इज 21, तो 21i प्लस 8 प्लस 16 इज 24 24j, एंड k कैप की बात करें तो यहां पर 35 हो रहा था और यहां पर -20 हो रहा था, तो +15, तो +15 k कैप डिवाइडेड बाय 9। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 3 का फैक्टर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं यहां पे। तो 7i प्लस 8j प्लस 5k, एंड एक 3 का फैक्टर अभी भी डिनोमिनेटर बाकी है, तो बाय 3।
तो ये अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इसके बराबर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिकली मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन वही है बट वहां पर इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल का बात कर रहा है, तो डेफिनेटली वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस डी, तो मुझे बी और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो हम बात करते हैं बी क्रॉस डी, हम यहां पे बात करते हैं बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज आई जे के। बी वेक्टर के लिए मुझे दे रखा है 3 6 3 3 6 3 एंड डी वेक्टर के लिए मुझे बोला गया है इट इज 2 1 1, तो 2 1 1। तो कैलकुलेट करते हैं इसको क्विकली। आई टाइम्स ये कितना आ रहा है 6 माइनस 3, तो दैट इज 3i ओनली, माइनस जे टाइम्स जे के साथ में कितना आएगा 3 माइनस 6, तो माइनस 3 आएगा और जे ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ में था तो प्लस 3j, और k के साथ में कितना आएगा 3 माइनस 12, तो इट इज माइनस 9k। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। i के साथ में कितना आ रहा है 6 माइनस 3 3i, माइनस j के साथ में कितना आ रहा है 3 माइनस 6, तो माइनस 3 बचेगा, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो प्लस 3j हो जाएगा, और k के साथ में कितना है 3 माइनस 12, तो 3 माइनस 12 इज सिंपली माइनस 9, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना बनता है, तो यहां पर 3 इसका स्क्वायर हो गया 9, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इट इज नथिंग बट 1 प्लस 9, तो इट इज 11 टाइम्स 9 इज 99। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 95 बोलता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको अगर अपन एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन हमारे वेक्टर से था। अराउंड 16% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था। इसमें अगर हम बात करें तो 36% स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली थे जो इसको गलत अटेम्प्ट करके आए हैं, और अराउंड 47.21% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था, ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये मैट्रिसेस से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैट्रिसेस के अंदर क्या बोला है कि इसने एक एम मैट्रिक्स डिफाइन की है विच इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ aij एलिमेंट्स, जहां पे i और j की वैल्यू 1 2 3 में से हो सकती है, काइंड ऑफ a11 a12 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, सही बात है, सच दैट aij इज 1 इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय i। देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है आगे, और अगर ऐसा नहीं है तो aij की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे मैट्रिक्स m क्रिएट करने के लिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर बोलता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये आगे पढ़ने से पहले हम इसको मैट्रिक्स ए को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स एम की बात हम करें तो मैट्रिक्स एम को मैं लिख सकता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये मुझे मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, नाउ अब इनकी वैल्यूज में कैसे निकालूंगा, चेक करते हैं। तो अगर मैं पहले रो की बात करूं तो यहां पर i की वैल्यू 1 है, यहां पर i की वैल्यू 2 है, और तीसरे में i की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे aij की वैल्यू 1 होगी अगर j प्लस 1 मेरे i से डिविजिबल है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के साथ में, हर एक पोजीशन के साथ में मेरे j प्लस 1 की वैल्यू वेरी करेगी। अगर वो i से डिविजिबल है तब डेफिनेटली उसको मैं 1 लिखूंगा, अदरवाइज उसको मैं 0 कर दूंगा। तो क्विकली इस मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं अपन। पहली पोजीशन की बात करूं तो j की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 मेरे डेफिनेटली 1 से डिविजिबल है, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा। मैं यहां पे बात करता हूं तो इनफैक्ट यहां पे तीनों ही जगह 1 आएगा, क्योंकि j प्लस 1 की वैल्यू 3 और 4 होगी और i की वैल्यू 1 है, तो 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहां पे 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1 आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं A21 की। तो A21 के अंदर j तो मेरा 1 हो गया, तो j प्लस 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज सिंपली डेफिनेटली डिविजिबल है, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 3 मेरे 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 0 आ जाएगा।
यहां पर 4 हो जाएगा j+1 की वैल्यू और वो 2 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली यहां पे 1 आएगा ही आएगा। नाउ यहां पे बात करते हैं, यहां पर j+1 की वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 आ गया। यहां पर j+1 मेरा 3 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। और यहां पर 4 मेरे 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तो मुझे मैट्रिक्स M दी गई है, ठीक है। नाउ इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछा है उसने, M इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो अगर मेरे मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तब तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आता है देन इट इज इन्वर्टिबल। तो मैं M का डिटर्मिनेंट क्विकली कैलकुलेट कर देता हूं, कितना आता है यहाँ पे, इट इज 1 टाइम्स यहाँ पे 0 इंटू -1, -1 टाइम्स कितना आता है यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पे 1 टाइम्स इट इज 1, ठीक है। तो इट इज -1 + 1 इज 0, तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 सच दैट n टाइम दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो m टाइम्स, तो m मैंने यहां पे लिख लिया वापस 1 1 1 1 0 1 0 1 0 टाइम्स A1 A2 A3 इक्वल्स -A1 -A2 -A3। तो क्विकली मल्टीप्लाई करके हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। तो यहां से पहली इक्वेशन मुझे मिल रही है A1 + A2 + A3, इसकी वैल्यू मुझे -A1 के बराबर दिख रही है। सेकेंड रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहां पे A1 + A3, इसकी वैल्यू मुझे -A2 के बराबर दिख रही है। एंड यहां पे देखें अपन तो A2 की वैल्यू, यहां से अपन देखें तो यहां पे A2 आएगा विच इज इक्वल टू -A3, तो A2 + A3 इज 0। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो A2 + A3 0 हो गया, तो यहां से A1 0 हो जाएगा। A1 अगर 0 हो गया, अगर A1 0 हो गया तो मुझे वापस से A2 + A3 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम केवल ये दो चीजें निकाल सकते हैं, A1 तो 0 होगा ही होगा और A2 + A3 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो A1 A2 A3 है, इट कैन बी रिटन एज, A1 को तो मैंने 0 बोल दिया, एंड A2 की वैल्यू लेट्स से मैंने A2 ही रहने दी और A3 की वैल्यू -A2 पुट कर दी। तो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A2 टाइम्स 0 1 -1, जहां पर A2 कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो क्या ऑप्शन बी मेरा ट्रू हो गया? क्या ट्रू कैसे हो गया? वो ऑप्शन बी में क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है क्या, सच दैट नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है क्या कि m टाइम्स a इज इक्वल टू दिस। तो डेफिनेटली A2 की अगर आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लोगे तो डेफिनेटली मेरा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली मेरा करेक्ट है, ठीक है। नाउ अब यहां पे बात करते हैं, the set x is element of R cube mx equal to 0 is not equal to 0 where this 0 is nothing but null matrix। अभी हमने देखा था कि determinant of m is 0। अगर ऐसा होता है तो यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के केवल और केवल जीरो सोल्यूशन हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बोलता है कि इसका सोल्यूशन केवल जीरो नहीं है, which is exactly true। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, m - 2i इज इन्वर्टिबल वेयर i इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो m मैट्रिक्स मेरे पास में ऑलरेडी है, तो m - 2i कैलकुलेट करते हैं। m - 2i, तो m मेरे पास में दे रखा है 111 101 010, तो यहां पे आ जाएगा -1 1 1 1 -2 1, यहां पे कितना आ जाएगा 0 1 -2। अगर ये वैल्यू 0 आती है तब तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आती है तब ये इन्वर्टिबल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m - 2i कितना आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी -1 टाइम्स 4 -1 इज 3, -1 टाइम्स -2 एंड 1 टाइम्स
1। तो ये वैल्यू कितनी आती है? इट कम्स आउट टू बी -3 + 2 + 1। तो 3 - 3 is 0, तो इट इज नॉट इनवर्टेबल। नॉट एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। तो मेरा यहां पर ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे दो ही ऑप्शन सही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से पूछा गया, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पूछा गया था। अराउंड 33% स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 42.98% स्टूडेंट, अराउंड 43% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। अदरवाइज ये डूएबल क्वेश्चन था। अराउंड 24% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए और इसका लेवल मीडियम था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आपको लगती है तब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड में जा रही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ईजी ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन डिफाइन है where it is said that f(x) is equals to box of 4x x minus 1/4 का स्क्वायर टाइम्स x minus 1/2। और जहां पर ये बॉक्स जो फंक्शन है इट इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बेसिस पर इसने कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट करने के लिए बोला है। तो क्विकली एक बार अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर f(x) की बात करूँ तो मेरा x 0 से 1 के बीच में लाया करता है। तो मेरा 4x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा? 4x मेरा 0 से 4 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैं अपने फंक्शन f(x) को डेफिनेटली डिफाइन कर सकता हूं अलग अलग। तो लेट्स से मैंने f(x) की बात की, तो जब मेरा x 0 से 1/4 के बीच में है, 0 से 1/4 के बीच में है, तब 4x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो तब तो मेरा f(x) 0 हो गया। जब x की वैल्यू 1/4 से लेकर 1/2 के बीच में है, जहां पर 1/2 को 1/4 को मैं इंक्लूड कर सकता हूं एंड 1/2 को मैं एक्सक्लूड करूंगा, तब बॉक्स 4x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे? इट इज 1 टाइम्स दिस होल वैल्यू, इट इज x माइनस 1/4 का स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2। नाउ ये वाली वैल्यू हमेशा आएगी, बस इसके सामने जो ये बॉक्स दे रखा है इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो अगर मेरा x 1/2 से 3/4 के बीच में है, तो उस केस के अंदर यहां पर इसकी वैल्यू 2 टाइम्स x माइनस 1/4 का स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2 हो जाएगी। एंड अगर x की वैल्यू 3/4 से लेकर 1 के बीच में है, तब ये वाली वैल्यू 3 टाइम्स x माइनस 1/4 का स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा f(x) हमने डिफाइन कर लिया। तो इसके बेसिस पर अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। तो इसने बोला है फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इन 0,1। तो हम यहाँ पर जब भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो जहां पर मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, मेरे फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है, वहां पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक तो मेरा चेक पॉइंट हो जाएगा 1/4, एक 1/2 और एक 3/4। इन 4 पॉइंट्स पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/4 के बारे में बात करें तो f ऑफ 1/4 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच करने पे ये वैल्यू 0 आ रही है, एंड 1/4 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो 1/4 को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो ये डेफिनेशन काम में लेने वाला हूं। तो 1/4 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर ये वाला फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 0 है। तो 1/4 पे ये कंटिन्यूअस है। 1/2 की बात करें, 1/2 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, मतलब ये वाला फंक्शन मेरे काम में आएगा। तो 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई। एंड राइट हैंड साइड से अब मैं अप्रोच करूं तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर ये ब्रैकेट मतलब ये वाला फंक्शन आएगा। तो अगेन ये वाला फैक्टर मेरा 0 हो रहा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 1/2 पर भी ये कंटिन्यूअस है। अगर हम इसकी 3/4 पे कंटिन्यूटी को चेक करें तो 3/4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर कितनी वैल्यू आ रही है? तो 3/4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर ये वाला, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3/4 माइनस 1/4 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर
is 2 times 1/4 and 3/4 minus 1/2 is simply 1/4. So this is 2/16. तो 2/16 is simply let's say ये 2/16 है. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 3/4 पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ तो इस बार मेरा ये वाला ग्राफ, ये वाला फंक्शन काम करेगा, मतलब ये वाला करेगा. तो ये वाली वैल्यू तो सेम है, तो इट इज 3 टाइम्स 1/4 इंटू 1/4 दैट मीन्स 3/16. तो 3/4 पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस. तो 0,1 के अंदर एक पॉइंट x इक्वल्स टू 3/4 ऐसा होगा जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज डेफिनेटली करेक्ट. तो अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं. यहां पे बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0,1 एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मुझे चेक करना होगा. तो इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से कर सकता हूं. जो फंक्शन दे रखा है इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं. तो यहां पर 0 का 0 ही रहेगा, जहां पर x की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में है. यहां डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. 2 टाइम्स x माइनस 1/4 टाइम्स x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 का स्क्वायर. ये कब वैलिड होगा? जब x की वैल्यू 1/4 से 1/2 के बीच में हो. इस थर्ड केस के अंदर यहां पर 4 आ जाएगा बस. तो 2 टाइम्स ये पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी. 2 टाइम्स x माइनस 1/4 x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. x इज एलिमेंट ऑफ 1/2 से 3/4. ठीक है. एंड लास्ट वाले केस के अंदर 3 का फैक्टर मेरा बाहर आएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू वापस एज इट इज आने वाली है. x is element of 3/4 से 1/2. तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं. लेट्स से मैं यहां पर 1/4 की बात करता हूं कि ये इस पर डिफरेंशियबल है या नहीं. तो 1/4 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो था, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं. तो f डैश 1/4 नेगेटिव साइड से अगर मैं बात करता हूं तो ये तो 0 ही है. f डैश 1/4 प्लस की बात करते हैं तो 1/4 प्लस की मैं बात करता हूं तो ये वाली डेफिनेशन लगने वाली है. तो यहाँ पे ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0 हो जाएगा. तो ये टोटल वैल्यू 0 आ रही है. तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है 1/4 पे. 1/2 की बात करें तो 1/2 पर डेफिनेशन 1/2 माइनस के लिए ये वाली काम में आएगी. तो 1/2 पर ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 है और ये वाली वैल्यू 0 नहीं रहेगी. तो 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 का स्क्वायर इज 1/16. तो ये तो 1/16 आ गई. एंड f डैश 1/2 प्लस 2 प्लस के लिए ये इंटरवल मेरे काम आएगा. तो मतलब इस डेफिनेशन को काम में लेने वाले हैं. तो ये टोटल वैल्यू तो 1/16 रहने वाली है और ये टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2/16. तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1/2. यहां पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है. x इक्वल्स टू 3/4 की बात करें, f डैश ऑफ 3/4 माइनस, एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3/4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. तो यहां पर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करता हूं तो बी में क्या बोल रहा है वो, इस 0,1 के अंदर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. तो डेफिनेटली वो मेरा पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट मेरा 1/2 था. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं. फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स. ये तो गलत हो गया क्योंकि 2 पॉइंट्स पे ही मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है. एक तो मेरा 1/2 था और एक मेरा 3/4 था. इन दो जगह पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अदरवाइज मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो ऑप्शन नंबर सी मेरा रॉन्ग हो गया. मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज -512. तो इसको कैसे चेक करेंगे क्विकली देखते हैं. ठीक है. एक बार f डैश x पे ध्यान दो. अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे ये 0 आ रहा है. एक बार हम क्विकली इसको एनालाइज कर लेते हैं.
यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1/4 ले लिया, यहाँ पे 1/2 ले लिया एंड यहाँ पे 3/4 लेके 1 तक हम ले गए। ठीक है, तो 0 से 1/4 तक तो मेरा एफ डैश 0 है, यहाँ पे तो वैल्यू मेरी 0 आ रही है। ठीक है, नाउ 1/4 से 1/2 के बीच की बात करें तो जब x मेरा 1/4 से बड़ा है बट 1/2 से छोटा है तो ये तो स्क्वायर वैल्यू है, पॉजिटिव है, और इसकी बात करें तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, नॉट -1, ये बस नेगेटिव है, ये मैं यहां पे शो करना चाह रहा हूं कि यह नेगेटिव है। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू हो सकता है कि 1/4 से 1/2 के बीच में नेगेटिव हो जाए और हो सकता है कि थ्रू आउट पॉजिटिव रहे, ये देखना पड़ेगा। 1/2 से 3/4 की बात करूं मैं तो अगर मेरा 1/2 से बड़ा वैल्यू है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश यहां पे पॉजिटिव हो गया। यहां पे बात करें तो यहां पर भी एफ डैश मेरा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 1/2 से 3/4 में पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। तो अगर मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो वो केवल 1/4 से 1/2 के बीच में ही पॉसिबल है। तो क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहां पे मैं इस एफ डैश को एक बार 0 पुट कर देता हूं, 2 टाइम्स x माइनस 1/4 टाइम्स x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/4 इसको मैंने बाहर ले लिया, यहां पे कितना बचा, यहां पे मुझे मिल गया 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इंटरवल ले रहे हैं 1/4 से बड़ा, तो डेफिनेटली इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो 2x प्लस x इज 3x, -1 माइनस 1/4 इज -5/4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 5/12। 5/12 इज डेफिनेटली लेसर देन 1/2। तो ये 5/12 डेफिनेटली यहां पे लाया करता ही करता है, 5/12 मेरा डेफिनेटली यहां से लाया करता ही करता है। और यहां पे देखोगे कि अगर x की वैल्यू 5/12 से छोटी है तब तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तब तो ये एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और अगर 5/12 से बड़ी ले ली तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा यहां पर 5/12 पे मिनिमा आ रहा होगा, तो मैं फंक्शन की वैल्यू 5/12 पे निकालूंगा और चेक करूंगा कि कितनी आती है। तो f ऑफ 5/12 मुझे कैलकुलेट करना है, तो 5/12 कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला मेरा फंक्शन लगने वाला है। तो 2 टाइम्स माइनस 1/4 का स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/4 का स्क्वायर, और छोटे से x माइनस 1/2, तो 5/12 माइनस 1/2, 5/12 माइनस 1/2। तो ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज सिंपली 3/12। तो 5 माइनस 3 इज 2/12 इज 1/6, तो इट इज 1/36 इंटू, यहां पे कितना हो जाएगा ये, इंटू 6, तो 5/12 माइनस 6/12 इज माइनस 1/12, तो इट इज माइनस 1/12। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1 बाय हाउ मच इट इज 432। तो माइनस 1/432 ये मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है। तो क्या ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्या ये -1/512 की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये बेसिकली मेरे एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अराउंड 55% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, 25% स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली इतने थे जो इसको रॉन्ग अटेम्प्ट करके आए हैं, और 21% अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। डिफिकल्टी लेवल कैलकुलेशन डेफिनेटली थोड़ी सी है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा मीडियम ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। तो जितने भी मेरे ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो मेरे सेट एस में आएंगे जो कि इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी, d2fx बाय dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो पहले तो हम इससे समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर d2fx बाय dx स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं
कि ये तो कॉनकेव अपवर्ड वाला ही केस होगा, ठीक है। मेरा जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो डेफिनेटली कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, लेट एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब मेरा जो कॉनकेव अपवर्ड वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वही मेरे एक्स एफ को बोला गया है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसको क्विकली एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। मेरे s के अंदर वो सारे फंक्शन होने वाले हैं जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एट द सेम टाइम ऐसे फंक्शन जिसके लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो d2f by dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे फंक्शन डेफिनेटली कॉनकेव अपवर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे इसने क्या बोला कि xf बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच fx इक्वल टू x। fx क्या था, मेरा कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ था, और ये x क्या है, y इक्वल टू x एक लाइन होगी। तो जितने पॉइंट पे ये कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो xf की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्विकली एक बात देख लेते हैं। कॉनकेव अपवर्ड अगर मेरा कोई कर्व होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसके लिए या तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ होने वाला है, और ग्राफ मेरा ऐसे कुछ होने वाला है, और मेरा ग्राफ ऐसा कुछ होने वाला है। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और मेरी लाइन जो दे रखी है y इक्वल टू एक्स, इन तीनों ही कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर सकती है। पॉसिबल है कि इसको कट ही ना करें, तब तो यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये y इक्वल टू एक्स है, तब तो इस केस के अंदर xf की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0 पॉसिबल भी है यहां पर। अगर यहां पर मैं बात करूं तो डेफिनेटली 2 पॉइंट पे कट कर सकती है, तो यहां पर xf की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां पे बात करें तो xf की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पॉसिबल xf की कितनी वैल्यू हो गई, या तो 0 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर 2 होगी। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्वेश्चन को क्विकली एनालाइज करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट xf इज 0। डेफिनेटली है क्या, बिल्कुल एक ऐसा फंक्शन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए मेरा fx y इक्वल टू x को इंटरसेक्ट ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करते हैं। एवरी फंक्शन f वी हैव xf इज लेस देन इक्वल टू 2। बिल्कुल, तो मैक्सिमम 2 ही जगह कट कर सकता है, तो 2 या फिर 1 या फिर 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फॉर विच xf इक्वल टू 2। क्या एग्जैक्ट 2 पॉइंट पे कट करने वाले ग्राफ भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ की बात करते हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन फॉर विच xf इज 1। बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 3 ही करेक्ट ऑप्शन होंगे, ए, बी एंड सी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड था। ये 65% अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और 9.16% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, एंड 25.77% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट या फिर उससे थोड़ा सा मतलब मीडियम साइड पे इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बोला गया है, फॉर x रियल लेट tan इनवर्स x लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। डेफिनेटली ये तो हमारी tan इनवर्स की स्टैंडर्ड रेंज है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस इज। तो इस फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो fx क्या दिया हुआ है, क्विकली देख लेते हैं अपन। fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x tan इनवर्स, ये पूरा अपर लिमिट के अंदर दिया हुआ है, ये e की पावर t माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर 2003 dt। तो इस फंक्शन की अगर मुझे मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं मुझे f डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, और f डैश कैलकुलेट करने के लिए मैं लेबनीज थ्योरम से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x, तो जहां जहां पर t मौजूद है उसकी जगह मैं x tan इनवर्स रखूंगा और उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, और लोअर लिमिट कांस्टेंट होने की वजह से लोअर लिमिट मेरी पिक्चर में नहीं आएगी। तो e टू द पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan इनवर्स x होल पावर 2003। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट। तो अगर मैंने x को डिफरेंशिएट किया तो tan इनवर्स बचेगा,
एंड अगर मैंने x को एज इट इज रखा तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा f डैश आ रहा है। तो एक बार अगर हम क्विकली देखें तो ये जो वैल्यू दे रखी है, दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 0, इट कैन नेवर बी 0। दूसरी बात करते हैं, x एंड tan इनवर्स, x और tan इनवर्स का x का जो साइन होता है वो सेम होता है। अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो tan इनवर्स भी नेगेटिव होगा। इनका जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्रैकेट है पहले वाला, ये मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जो मेरी यहां पर वैल्यू निकल के आएगी वो बेसिकली इस ब्रैकेट से निकल के आने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि ये 0 कब होने वाला है, लेट्स से इसकी मैं बात करता हूं कि ये 0 कब होने वाला है, तो मुझे यहां पर केवल और केवल एक पॉइंट दिख रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0, जिस पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x 0 नहीं हुआ तो tan इनवर्स और x का सेम साइन होने की वजह से ये टोटल वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाली है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर डेफिनेटली मेरा एक्सट्रीमा आ रहा है। अब वो मैक्सिमा है कि मिनिमा, वो देख लेते हैं एक बार। अगर x नेगेटिव है तब तो मेरा जो f डैश आएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है टोटल। अगर x नेगेटिव तो tan इनवर्स नेगेटिव होगा और x/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल f डैश नेगेटिव हो गया। और अगर x पॉजिटिव है तो मेरा f डैश भी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्वेश्चन में पूछा गया उसने कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 से 0। यहां पर कोई भी चीज हो, अगर मैं 0 से 0 इंटीग्रेट कर रहा हूं तो टोटल वैल्यू 0 ही आनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू मेरे फंक्शन की कितनी आ जाएगी, 0। आंसर इज 0। इस मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन हमारे लेबनीज थ्योरम पे था। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अराउंड 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 52% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, और 17% स्टूडेंट लगभग ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करके आए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत मीडियम कह सकते हो, थोड़ा सा एनालिसिस भी इसमें इन्वॉल्व था, अदरवाइज क्वेश्चन डूएबल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या बोलता है ये, लेट y बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और बोला जा रहा है कि इट इज सच दैट y2 इज इक्वल टू 7, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट। तो बड़ा ही डिफरेंशियल इक्वेशन पे इजी क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। लेट्स से मैंने x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स y इक्वल टू माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज माय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से अपन सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज बेसिकली e टू द पावर px dx, इंटीग्रेशन px dx। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर माइनस 5, और सिंपली शुड आई से 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। नाउ क्विकली इसको अपन सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल रहा है, y टाइम्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, यहां बात करते हैं तो माइनस 2x का इंटीग्रेशन इज सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। तो ये तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, इनफैक्ट जनरल सोल्यूशन आ गया। नाउ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर y2 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू 7 आती है। तो 7 टाइम्स 1 बाय
2 स्क्वायर माइनस 5 इज -1 इक्वल टू -4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी c इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इज -3। तो मेरा फंक्शन कितना आ गया? y इक्वल टू -x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर -5 -3 इंटू एक्स स्क्वायर -5। ये मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। इनफैक्ट कैन आई से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर -5 इस फंक्शन को बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन इज। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है। तो माइनस टाइम्स, लेट से इन दोनों ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, तो x की पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर -15। तो इसको बोला जा सकता है इट इज माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -15 -1 इज -16। तो y कितना आ गया? इट कम्स आउट टू बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो तो तब आएगी जब x की वैल्यू या तो प्लस हो या फिर -1 के बराबर हो, तब ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 16 निकल के आएगी। सो माय करेक्ट आंसर इज 16। तो इस क्वेश्चन के एनालिसिस की अपन बात करें तो ये क्वेश्चन अगेन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था। अराउंड 19.49% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके आए, 62% अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, एंड 18.66% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इतने जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया है वो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक से उस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। तो मुझे 5 डिजिट के नंबर्स बनाने, फॉर्म्ड यूजिंग ओनली दीज डिजिट्स 1 222 440। तो इन डिजिट की मदद से मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना होगा और उसने एग्जाम्पल दिया है 22240 डेफिनेटली मेरे एक्स में होगा, बट 0 2244 अगर यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में आ जाता तो डेफिनेटली वो 5 डिजिट का ना होकर 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो ये तो अलाउड नहीं है। 44422 यहाँ पर मेरे पास में 2 ही 4 है और यहाँ पे 3 4 काम में ले लिए, तो डेफिनेटली ये भी मेरे एक्स के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। इसका मतलब जितने भी मेरे एक्स में नंबर्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होने वाली है, इक्वली लाइकली है। लेट P be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो क्विकली पहले हम चीजों को डिफाइन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसने बोला कि लेट्स से एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20। तो हम ए इवेंट को बोल देते हैं कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है। और बी को मैं डिफाइन कर देता हूं, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, इज मल्टीपल ऑफ 5। तो क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ए गिवन बी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालनी है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो a given b is given by probability of a intersection b divided by probability of b। Now quickly इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। a intersection b का मतलब क्या हो गया? मेरा जो नंबर हमने जो चूज किया है वो 20 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डेफिनेटली जो मेरे a में नंबर आएंगे वो b में तो मौजूद होंगे क्योंकि 20 का मल्टीपल डेफिनेटली 5 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होगी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। तो बेसिकली मुझे ए और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करके उनको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 20। नाउ अगर 5 डिजिट नंबर है और वो मल्टीपल ऑफ 20 है, किससे बनाना है मुझे? 1 2 2 2 4 4 एंड 0। तो 20 का मल्टीपल है तो उसको 5 का एंड 4 का दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो 5 डिजिट नंबर अगर ये 20 का मल्टीपल है तो 0 तो डेफिनेटली यहां पे आएगा ही आएगा। तो 5 के मल्टीपल होने के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ 4 के मल्टीपल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स
ये मेरी 4 से मल्टीपल 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबल क्या है, या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर 4 आएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन केस ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो ऐसे कितने केसेस हैं, तो इन 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए मेरे पास एक तो 1 बच रहा है, एक 2 एंड 2 बच रहा है, एक 4 एंड 4 बच रहा है। तो इनसे मैं कितने नंबर बना सकता हूं वो अपन चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया कि ये n1 है, ठीक है। तो केसेस क्या आ जाएंगे, मान लिया कि जो चारों नंबर हैं, एक्चुअल में अगर हमने 5 डिजिट नंबर हमको क्रिएट करना है और लास्ट की 2 डिजिट्स हमने 20 ले ली तो 3 ही डिजिट बची, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इन 3 डिजिट्स को मुझे इन नंबर्स की सहायता से फिल करना है। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं अपन। पहला केस मैंने मान लिया जब ये तीनों की तीनों डिजिट्स मेरी डिफरेंट है, इसका मतलब 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा, तो 3 अलग अलग नंबर हो गए, तो मतलब फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये केस क्लियर हो गया। मान लिया कि 2 नंबर्स मेरे सेम है 3 में से, तो वो 2 सेम नंबर या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, तो उनको चूज करने के लिए 2C1 तरीके से मैं केस ले सकता हूं। नाउ अब मान लिया कि मैंने 2 चूज किया था, तो 2 जगह तो यहां पर 2 और 2 फिल हो गया, जो एक नंबर बचेगा उसको या तो मैं 1 से चूज करूंगा या फिर 4 से चूज करूंगा, तो अगेन 2C1 तरीके से मैं इसको चूज कर सकता हूं इन 2। नाउ इनको अरेंज भी करना है, तो इन 3 नंबर में से 2 नंबर मेरे आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यहां पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा और कोई केस बचता है क्या, हमने सारे अलग ले लिए, 2 सेम और एक अलग ले लिया, इसके अलावा यहाँ पे और कोई केस नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, प्लस ये 2C1 से फैक्टोरियल 2 गया, ये 6 × 2 = 12, तो ये तो पहले वाले केस में 18 केसेस आ गए। और कब होगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे 40 रख दिया, तो ये भी डेफिनेटली मेरा 20 का मल्टीपल होगा। तो यहां पर अब मुझे इन 3 डिजिट्स को कितने तरीके से फिल करना है, इनको फिल करने के लिए मेरे पास 1 आएगा, 2 मेरे तीनों के तीनों अवेलेबल हैं और 4 मेरा एक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको मैं फिल करने के लिए कितने तरीके से निकाल सकता हूं उसको। मान लिया कि तीनों ही अलग हैं, तो तीनों अलग हैं तो डेफिनेटली एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से हो गया। लेट्स से एक केस मैंने वो ले लिया जब तीनों ही मेरे आइडेंटिकल है, तो तीनों आइडेंटिकल होने के लिए तो तीनों के तीनों को 2 होना पड़ेगा, दैट इज ओनली 1 सिंगल केस, तो +1। मान लिया कि इनमें से 2 सेम है और बाकी डिफरेंट है, तो 2 सेम होने के लिए उसको 2 और 2 ही होना पड़ेगा, तो उसको तो मैंने एक तरीके से फिल कर दिया। एंड बाकी बची हुई जो वैल्यू होगी उनको चूज करने के लिए या तो 1 या फिर 4 मैं लूंगा, तो 2 तरीके से ले लिया इन 2। नाउ अब मैं यहां पे देखता हूं, तो इन 3 में से मेरे 2 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 आ गया। इसके अलावा भी और कोई केस है क्या, इसके अलावा आई थिंक और कोई केस नहीं बचेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 6, यहां पे भी 6, 6 और 6, 12 + 1 = 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए, फेवरेबल टू ए इज 18 + 13 इज सिंपली 31। सिमिलरली हम बी की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी का मतलब क्या हो गया, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल होने के लिए मेरे 5 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस को या तो 0 होना पड़ेगा या फिर 5 होना पड़ेगा। 5 इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 होना पड़ेगा। अब बाकी इन 4 प्लेसेस को 1, 2, 2, 2 एंड 4, 4 से मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, वो मुझे केसेस निकालने हैं। तो क्विकली कैलकुलेट करते हैं। ये चारों के चारों डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ही डिफरेंट डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है। ये चारों की चारों सेम भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 3 ही डिजिट्स मेरे पास में सेम हो सकती है। तो यहां पर बाकी केसेस क्या होंगे देखते हैं। मान लिया कि 2 मेरे सेम हैं और 2 अलग तरीके के सेम हैं, इसका मतलब मेरे या तो 2, 2 आएंगे और 4, 4 आएंगे, तो इनको तो मैं एक ही तरीके से ले सकता हूं। और इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, और इसमें 2 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। तो ये कौन सा केस हो गया, जब मैंने इन 4 डिजिट में से 2 के 2 आइडेंटिकल ग्रुप ले लिए, 2 पेयर्स ले लिए, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, मान लिया कि 3 आइडेंटिकल ले लिए, तो 3 आइडेंटिकल डेफिनेटली ये 222 ही आ सकता है। तो 222 अगर मैंने लिया तो उसको तो लेने का एक ही तरीका है। अब यहाँ पे जो बची वैल्यू होगी या तो 1 में से आएगी या फिर 4 में से आएगी, तो 2 तरीके से चूज कर सकता हूं मैं। तो 2C1 × 2, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4
और 3 आइडेंटिकल है तो बाय फैक्टोरियल 3 भी आएगा। प्लस लेट्स से इन 4 में से 2 ही डिजिट सेम है, तो 2 डिजिट सेम होने का तरीका क्या होगा, या तो वो 2 होगा या फिर 4 होगा। तो 2 तरीके से मैंने इसको चूज कर लिया। एंड 2 डिफरेंट होगा, मतलब 2 डिजिट्स मेरी डिफरेंट होगी। तो मान लिया कि मैंने 2 and 2 चूज किया था, तो अब या तो अब मुझे बाकी 2 डिजिट को फिल करना होगा, तो वो 1 और 4 के पास में चॉइस नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। तो उनको मैंने एक तरीके से यहां पे ले लिया इनटू। तो अगर इनको मैं अरेंज करने की बात करूं तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 तरीके से ये अरेंज हो जाएगी, क्योंकि 4 में से 2 ही डिजिट मेरी आइडेंटिकल थी, बाकी 2 अलग थी। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। इनको अपन कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। दिस इज 24 बाय 4 इज सिंपली 6 प्लस ये कितना हो गया, इट इज सिंपली 4 इंटू 2 इज 8 प्लस ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। तो 24 प्लस 6 इज 30 प्लस 8 इज 38। तो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बाई पी बी, दैट मीन्स पी ए गिवन बी। तो पी ए गिवन बी कम्स आउट टू बी 31 बाय पी ए गिवन बी कम्स आउट टू बी 31 बाय 38। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो 38 पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 38 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 38 पी की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 31 होगी। 31 इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी पे पूछा गया बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं हमें थोड़े से केसेस बना के इनको कैलकुलेट करना था। तो इसके एनालिसिस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बेस्ड था ये। अप्रॉक्सीमेटली 29% स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। 68.11% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 केसेस छूट गए होंगे, उस वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ गया होगा। और केवल 2.84% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बट क्योंकि इसके अंदर केसेस काफ़ी सारे बन रहे थे इसलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इसकी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है वो, लेट a1 a2 a3 till a8 बी द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2। तो 2 रेडियस के सर्किल पर मेरे 8 पॉइंट्स हमने ले लिए। लेट p बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल एंड लेट PAI डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक बार हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो लेट से ये मेरा सर्किल हो गया, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं अपन। लेट से ये मेरा सर्किल हो गया। तो इस सर्किल के लिए इसने क्या बोला कि यहां पर 8 पॉइंट्स लाए करते हैं, रेगुलर ऑक्टागन है ये। तो कहीं ना कहीं हमारे nth रूट ऑफ यूनिटी की यहां पे याद आ रही होगी, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट से ये मेरा रियल एक्सिस हो गया एंड ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 2 इंटू 1 की पावर 1/8 बिकॉज द सर्किल इज ऑफ रेडियस 2। तो यहां से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं z की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो इसके टोटल 8 रूट्स होंगे। तो वो रूट्स कैसे होंगे, एक रूट तो यही होगा, लेट मी कॉल दिस a1। एक रूट यहां पे होगा, लेट्स कॉल इट a2। ये रूट होगा a3। यहां पे a4 एक रूट होगा, यहां पे a5 एक रूट होगा, यहां पे कहीं पे a6 होगा, यहां पे a7 होगा और ये मेरा a8 होगा। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर ऑक्टागन क्रिएट होता हुआ मुझे दिखता है। इसको मैंने ज्वाइन किया a1 एंड a2 को, a2 एंड a3 को, a4 एंड a3, a4 एंड a5, a6, a7, a8 एंड बैक टू a1। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन मुझे यहां पे मिल गया, ठीक है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। लेट्स से कोई एक पॉइंट P मैंने इस सर्किल पे ले लिया, तो PA1 कितना हो जाएगा, पॉइंट P की A1 से डिस्टेंस, पॉइंट P की A2 से डिस्टेंस, PA3, PA4 इन सबका प्रोडक्ट मुझे निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करूं तो z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 इसके टोटल a1 से a8 तक इसके रूट्स थे। तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज z माइनस a1,
A1 कहने का मतलब है कि लेट से इसका रूट ये अल्फा 1 है, इसका रूट ये अल्फा 2 है, ये लेट से अल्फा 3 हो गया, ये अल्फा 4 हो गया, एंड सो, ठीक है। तो A1 कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज वन ऑफ द रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z की पावर 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 8। तो इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, इट इज z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते लास्ट के अंदर z माइनस अल्फा 8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स से जो ये पॉइंट P है इसको मैंने z0 मान लिया, ठीक है। z0 बेसिकली मेरे सेम सर्किल पे लाया कर रहा है, तो z0 अगर मैं यहां पे फिल करता हूं तो इट इज z0 होल पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8, इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये z0 माइनस अल्फा 1, z0 माइनस अल्फा 2 एंड इन द एंड z0 माइनस अल्फा 8। अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं तो इसका मॉडुलस एंड इसका मॉडुलस इज सेम एज इन सब के मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये मेरी वैल्यू होगी PA1, ये वैल्यू होगी PA2, और ऐसे करते करते लास्ट में P8 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि क्या दे रखा है, पाई I इक्वल्स टू 1 to 8 PAI, मतलब PA1 इंटू PA2 टिल PA8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज सेम एज मॉड ऑफ z0 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। नाउ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट की जो कि हमें मिल चुका है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मुझे कैलकुलेट करनी है। इनफैक्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो सेम चीज वहां पे मुझे मिल जाएगी। नाउ हमारे पास में एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z0 दे रखा है तो इट इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल्स टू मॉड z होल पावर 8 प्लस मॉड 2 की पावर 8, ये होता है हमारे पास। एंड मुझे ये पता है, ये z0 है यहाँ पे बेसिकली, और मुझे ये पता है कि z0 बेसिकली मेरे सर्किल पे लाया करता है जिसकी रेडियस 2 है, तो मॉड z0 ये बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। तो क्विकली इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, इट इज लेसर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, तो इट इज लेसर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू बेसिकली 512, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 512। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर यही मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था, तो करेक्ट आंसर इज 512। तो इस क्वेश्चन को अपन एनालाइज करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन था। अराउंड 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को यही रिलेट नहीं कर पाए होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। अराउंड 69% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट तो किया बट वो गलत आंसर लिख के आए। ओनली 1.18% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को क्लिक करने की वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक सेट R डिफाइन किया गया है जिसके अंदर इस टाइप की मैट्रिसेस हैं 3x3, और बोला जा रहा है कि ABCD, क्योंकि इसमें ABCD ही अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। बोला जा रहा है कि ABCD 0 से 19 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है अदर देन 0 वो वैल्यूज ले सकते हैं। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन R इज, तो मेरी R सेट के अंदर कितनी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगी ये मुझे निकालना है। तो इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि कितनी मेरी सिंगुलर मैट्रिसेस है वो मैं निकाल देता हूं और उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू टोटल माइनस सिंगुलर मैट्रिसेस। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी होगी, तो हम यहां पे देखें तो टोटल 8 नंबर्स यहां पे दे रखे हैं। तो मैं A को 8, B और C और D इन सबको मैं 8 तरीके से चूज कर सकता हूं। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट मीन्स 8 टू द पावर 4 माइनस सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अब मैं बस केवल और केवल सिंगुलर मैट्रिसेस कितनी होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको 8 की पावर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सिंगुलर होने के लिए A, 3, B, C to D एंड 0, 5, 0, इसके डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए। लेट्स से मैं थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूं,
तो इट कम्स आउट टू बी -5 टाइम्स कितना आ जाएगा ये AD माइनस BC। ठीक है, तो यहां से क्लियरली निकल के आता है कि AD माइनस BC मस्ट बी 0 और AD इज इक्वल टू BC। तो ये कंडीशन मेरी गिवन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, कितने केसेस हो सकते हैं, वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्विकली अपन चलते हैं। तो केस नंबर 1 मैं ले लेता हूं, जब AD और BC ये बराबर तो है बट इनकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 के बराबर है तो क्या पॉसिबल हो सकता है, तो इन दोनों में से कम एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। हो सकता है कि दोनों भी 0 हो बट कम से कम एक तो 0 होनी ही चाहिए। तो A और D दोनों में से कौन सी वैल्यू 0 होगी, ये मैं 2 तरीके से चूज कर सकता हूं, एंड फिर बाकी बची वैल्यू को मैं 8 तरीके से चूज कर सकता हूं। और एक केस वो सब्ट्रैक्ट करूंगा जब दोनों 0 2 बार काउंट हो गया हो। सिमिलरली सेम मैं यहां पर भी कर सकता हूं, तो 2 × 8 - 1, तो ये कितना हो गया, ये 16 - 1 है 15, ये भी 15, तो ये तो 15 स्क्वायर मतलब 225 हो गया। ठीक है, केस नंबर 2, जब AD और BC बराबर तो है बट 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं है तो ABCD ये 0 तो नहीं ले सकते, और बाकी बची हुई वैल्यू हमेशा प्राइम है और ऐसे 7 नंबर हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब मेरे ABCD सबके सब बराबर हो जाए, तो इसके लिए अगर सबके सब बराबर हो गए तो ऐसे 7 केसेस होंगे। ठीक है, और अगर मेरे सारे के सारे नंबर बराबर नहीं है तो मैं 2 नंबर को 7 में से किस तरीके से चूज कर सकता हूं, 7C2 तरीके से, और उन 2 नंबर्स को A और D को मैं 2 तरीके से अरेंज करवा सकता हूं, और B और C को भी मैं 2 तरीके से अरेंज करवा सकता हूं। तो यही टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। तो ये कितना आता है, 7 + 4 टाइम्स 7C2 कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 7 × 6/2। तो कितना हो गया ये, इट कम्स आउट टू बी 2, तो 7 + 42 × 2 इज 84, तो 84 + 7 इज सिंपली 91। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स कितनी हो गई, इट इज 225 + 91। ओके, तो ये कितना हो गया, ये निकल के आ रहा है हमारे पास 316। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ इनवर्टिबल कैलकुलेट करना था। तो 8 की पावर 4 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 की पावर 4 का मतलब हो गया 4096, और उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 316। तो ये कितना बच रहा है, दिस इज सिंपली 0, 3780। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, 3780 इज माई करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में से था क्वेश्चन, और PNC का भी इसमें एप्लीकेशन था, और शुड आई से PNC का एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा था इसके अंदर। तो PNC में से ये क्वेश्चन आया था, और अराउंड 19.56% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 80% स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ केसेस यहाँ पे छूट गए होंगे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत हो गया। केवल 0.18% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट इन द गिवन 3 आवर्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से गिवन है। बोला जा रहा है कि C1 बी द सर्किल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन तो मुझे पता है। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 इज अ सर्किल जिसकी इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि इट इज x² + y² इज इक्वल्स टू 1। C2 बी द सर्किल ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट द पॉइंट 4,1। तो C2 के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट इज x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², जहां पे r की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाया करती है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। तो C1 और C2 पर मैंने 2 कॉमन टेंजेंट डाली है। ठीक है, एक PQ नाम दिया गया है और एक ST दिया गया है। तो PQ मेरे C1 को P पॉइंट पे एंड C2 को Q पॉइंट पे टच करती है, वैसे ही ST S और T पॉइंट पे टच कर रही होगी। और ये बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर जॉइंट। तो क्विकली एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लिया कि ये मेरा C1 सर्किल है एंड C2 सर्किल बेसिकली उसकी रेडियस 1 से बड़ी है, तो मैं डेफिनेटली इसको ऐसा कुछ ले सकता हूं। ठीक है, ये C1 सर्किल मैंने मान लिया और ये C2 सर्किल है।
तो इनके अगर मैं कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो लेट्स से इट इज पी क्यू, और अगर इस कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो ये हो जाएगी एस टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, द टेंजेंट एस टी टचेस दिस, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड एस टी। तो पी क्यू का मिड पॉइंट लेट्स से इसको मैंने बोल दिया कि ये M1 है, एंड एस टी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया कि ये M2 है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो अगर मैं M1 M2 को ज्वाइन करता हूं तो डेफिनेटली ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन आने वाली है, ये लाइन आने वाली है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी पे मीट करती है, जहां पर ए बी इज √5। तो ए बेसिकली क्या था, मेरे इसका सेंटर था 4,1। ठीक है, तो जहां पर भी M1 M2 मेरे एक्स एक्सिस को मीट करेगी उस पॉइंट को बी नाम दिया गया है। ठीक है, देन तो मेरे इस रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। अगर मैं M1 M2 की बात करूं तो M1 इज अ पॉइंट जिसके थ्रू मैं इन दोनों सर्किल पे सेम लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। सिमिलरली M2 इज अ पॉइंट जिससे मैं C1 C2 पर सेम लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो M1 और M2 डेफिनेटली रेडिकल एक्सिस पे लाई करेंगे, और इन दोनों को मिला दिया तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो रेडिकल एक्सिस ही होने वाली है। तो M1 M2 मैं अगर यहां पे कमेंट करता हूं तो M1 M2 इज radical axis of these two circles। तो radical axis की इक्वेशन क्या होती है, it is nothing but C1 minus C2 is equal to 0। तो इन दोनों सर्किल को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, सो हमें इनकी radical axis की इक्वेशन निकालनी है। तो radical axis क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, और शुड आई से x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 8x प्लस 2y, यहाँ पे -16 -1 तो -17 एंड -1 इज -18 प्लस r स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा 18 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, फॉर पॉइंट बी बेसिकली मेरे x एक्सिस पे लाया करता है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 18 माइनस r स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो पॉइंट बी मेरा कितना हो गया, पॉइंट बी कम्स आउट टू बी 18 माइनस r स्क्वायर बाय 8 0, एंड पॉइंट ए हो गया मेरा 4,1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी इज √5 और शुड आई से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ए बी इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड अगर मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट लेने पर प्लस और माइनस आएगा, तो दैट इज प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहां से 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू इधर जाएगी तो या तो ये 6 होगी या फिर ये होने वाली है 2। तो यहां से 18 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, इट इज 48 और 16। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो ये तो -30 होगी या फिर 2 निकल के आएगी। नाउ -30 तो पॉसिबल नहीं है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 निकल के आएगी। सो क्वेश्चन के अंदर वो भी आर स्क्वायर की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2 ओनली। तो फाइनल आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे कॉनिक सेक्शन 1 से पूछा गया था। अराउंड 29% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 62% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट करके आए, और 8.77% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसलिए मीडियम लेवल पे चला गया, अदरवाइज क्वेश्चन डूएबल था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। उसने बोला है कि कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस इंफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन उसने दिए हैं। कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC
कौन सा वाला एंगल ऑब्ट्यूज है इसने नहीं बोला है। इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, ठीक है, एंड हुज साइड्स आर इन AP। सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ द दिस ट्राइंगल लाई ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1। तो हमारे पास में जो एक ट्राइंगल दे रखा है उसका सरकम सर्कल उसकी रेडियस 1 होगी। तो इस बेस पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बोला जा रहा है कि लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ 64A की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो क्विकली हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि ये कैसा बोलना चाह रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोला है इसने, तो लेट्स से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि मेरा एंगल A B से बड़ा है और एंगल C सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। नाउ इसने क्या बोला है, तो अगर ऐसा रिलेशन है तो इनकी जो साइड लेंथ्स हैं उनके अंदर भी ये रिलेशन होने वाला है। ये मेरी साइड A दे रखी है, ये B दे रखी है और इसके अपोजिट साइड C दे रखी है। बोला जा रहा है कि ये AP के अंदर है, तो अगर इसको मैं B मानता हूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इट इज B+D और इसको मैं बोल सकता हूं इट इज B-D। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, ठीक है। तो इट इज B+D, इट इज B-D और ये तो B है ही। अब क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। तो लार्जेस्ट एंगल इज A एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज C, इनका डिफरेंस π/2 दे रखा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि A + B + C इज सिंपली पाई, ठीक है। तो इसके बेसिस पर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलो आगे निकालते हैं इसका आंसर। तो अगर मैं एंगल A के बारे में बात करूं तो इट इज बेसिकली π/2 + C। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि साइन A की वैल्यू साइन π/2 + C, दैट मीन्स cos C के बराबर होगी। एक रिलेशन तो मुझे यहां से ये मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर साइन रूल लगाऊं तो साइन रूल लगाने पे मुझे क्या मिलेगा, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि A/sin A मतलब B+D by sin A is equals to B/sin B, तो B/sin B is equal to C/sin C, तो B-D by sin C। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 times R, जहां पर कैपिटल R इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो सर्कम रेडियस है वो तो 1 है, ठीक है, सर्कम रेडियस जो है वो तो 1 है। तो ये वाली टोटल वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन A, साइन B, साइन C की। तो साइन A इज नथिंग बट B+D/2, साइन B is simply B/2 and sin C is B-D/2, ठीक है। तो यहां पे मुझे इस रिलेशन को यूटिलाइज करना होगा। cos C is equal to sin A, cos C is equal to sin A। तो मैं यहां से कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के अंदर B और D की वैल्यू निकाल सकता हूं। cos C का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर C, तो साइन स्क्वायर C की वैल्यू हो गई B-D/2 का स्क्वायर एंड साइन A की वैल्यू हो गई B+D/2, ओके। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन। तो मुझे यहां पे मिल रहा है B-D होल स्क्वायर प्लस B+D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 कॉमन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से B² + D² B² + D² आएगा एंड 2BD की वैल्यू कैंसिल आउट होने वाली है। तो B² + D² की वैल्यू 2 के बराबर निकल के आएगी। दिस इज अनदर रिलेशन, ठीक है। तो B² + D² = 2 आ गया मेरे पास। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि लेट्स से cos B, तो cos B को हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट A² + C² माइनस B² डिवाइडेड बाय 2AC, ठीक है। एंड cos B को अगर मैं साइन की टर्म्स में लिखूं इट इज नथिंग बट 1 - sin स्क्वायर C का स्क्वायर रूट। तो साइन स्क्वायर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज नथिंग बट 1 - B²/4, ठीक है। नाउ A और C की वैल्यू मुझे पता है B की टर्म्स के अंदर, तो उसको पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो दिस विल कम आउट टू बी
इट इज नथिंग बट b प्लस डी का होल स्क्वायर, इट इज b माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac इज नथिंग बट 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। नाउ ये बेसिकली b और d में एक इक्वेशन मिल रही है और एक इक्वेशन मुझे यहाँ पर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल रही है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, एक बार इसको सॉल्व करके देखना, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे b स्क्वायर की वैल्यू 7/4 मिल जाएगी, ठीक है। और b स्क्वायर की वैल्यू अगर 7/4 है तो मैं यहां से d स्क्वायर की वैल्यू को 1/4 बोल सकता हूं, ठीक है। तो b कितना आ गया यहां से, b मेरा आ जाएगा √7/2 एंड d मेरा आ जाएगा 1/2। तो यहां से मुझे तीनों साइड्स मिल जाएंगी। तो साइड्स मैंने मानी थी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो ये तो b की वैल्यू मेरे पास √7/2 आ गई, ये वाली वैल्यू √7 माइनस 1/2 और ये वैल्यू √7 प्लस 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स मेरे पास में आ गई। अब क्वेश्चन में वो मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, मुझे रिलेशन पता है कि r इज इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा। यहां पे मुझे ABC पता है और मुझे r पता है सर्कम रेडियस, तो मैं डेफिनेटली यहां पे डेल्टा निकाल सकता हूं। तो डेल्टा कम्स आउट टू बी ABC/4r, जहां पर कैपिटल R की वैल्यू 1 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया ये, इट इज √7 प्लस 1/2 टाइम्स √7/2 टाइम्स √7 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 दैट इज 4 ओनली। तो क्विकली इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 2 2 नीचे आएगा तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर √7 टाइम्स √7 प्लस 1 √7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इज सिंपली 6। तो ये कितना हो गया 3√7 डिवाइडेड बाय 16। तो ये तो डेल्टा की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि 64 डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 64 डेल्टा का मतलब हो गया √7 और इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 144 इंटू 7। इसकी वैल्यू इसने मुझे पूछी है, तो ये कितना आ रहा है 7/28 1008। तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ अगर इस क्वेश्चन के एनालिसिस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ट्रायंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। अराउंड 34% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको नहीं करके आए, 65% स्टूडेंट ऐसे थे जिसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए और ओनली 0.42% ऐसे स्टूडेंट थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली इस क्वेश्चन की डिफिकल्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेम पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। देन द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज, तो अब मुझे यहाँ पर इन रेडियस निकालना है। तो मुझे पता है कि इन रेडियस स्मॉल r इज गिवन बाय डेल्टा बाय s, जहां पर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो डेल्टा तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके अपन आए हैं, 3√7/16 है ये। तो दिस इज 3√7/16 एंड यहाँ पे मुझे केवल s निकालना है। तो s बेसिकली कितना होता है, इट इज a प्लस b प्लस c/2 होता है। तो ये √7 प्लस 1/2 √7/2 √7 माइनस 1/2, तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया। तो 3√7, 2 कॉमन आएगा तो नीचे 4 हो जाएगा। तो मेरे इन रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 3√7/16 एंड s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो 3√7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और न्यूमरेटर में 4 चला जाएगा। तो ये 3√7 है, तो 3√7 कैंसल्ड आउट। तो मेरे इन रेडियस की वैल्यू 1/4 आ रही है, दैट इज 0.25। तो ये बेसिकली हमारे पैराग्राफ बेस्ड सेकंड क्वेश्चन था इसका। इसके एनालिसिस की बात करें तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री को भी क्वेश्चन है ये। अराउंड 34% स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 62% इसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए एंड 3.65% स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो ये पहले वाले का कंटिन्यूएशन है, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पैराग्राफ वाले पे। तो पैराग्राफ में बोला गया है कि कंसिडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर, लेट a1 a2 a3 टिल a49 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो डॉट्स दे रखे हैं
1 2 3 4 5 6 7, तो ये जितने पॉइंट्स हैं इनको इसने A1 से A49 तक नाम दे दिया है। तो एक रो के अंदर 7 पॉइंट्स हैं और ऐसी 7 रोज हैं, तो टोटल 49 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग ए रो और ए कॉलम। तो अगर AI और AJ आसपास में कनेक्टेड हैं, चाहे वो रो के थ्रू हो चाहे कॉलम के थ्रू हो, तो उनको हम फ्रेंड्स बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अज्यूम दैट ईच पॉइंट AI हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की सेम है। तो इस क्वेश्चन पर मेरे बेसिकली दो क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो एक बार एनालाइज करते हैं। मान लिया कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कौन कौन से फ्रेंड्स होंगे? इसके लिए ये डेफिनेटली फ्रेंड होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये फ्रेंड होगा डेफिनेटली कनेक्टेड है, ये मेरा फ्रेंड होगा डेफिनेटली कनेक्टेड है, और ये भी इसका फ्रेंड होगा, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसके पार्ट 1 पे चलते हैं। लेट PI बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉइंट हैज I मैनी फ्रेंड्स, जहां पे I की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, एंड लेट X बी a random variable such that for I 0 to 3 0 1 2 3 4 probability is PI, then the value of 7 times EX कितना होगा। ठीक है, तो एक बार हम यहां पे देख लेते हैं कि कितने फ्रेंड्स कब कब पॉसिबल है। तो अगर हम यहां पे एनालाइज करें, अगर मैं इन कॉर्नर पॉइंट्स की बात करता हूं, तो इसके 2 फ्रेंड्स पॉसिबल है, एक तो ये वाला फ्रेंड और एक ये वाला फ्रेंड। ऐसे मेरे पास में 4 कॉर्नर पॉसिबल है। सिमिलरली इन कॉर्नर के अलावा मैं किसी और पॉइंट की बात करता हूं साइड पे, तो उसके लिए एक फ्रेंड ये, एक फ्रेंड ये और एक 3 फ्रेंड पॉसिबल है। तो मेरे I की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बीच में कोई एक पॉइंट लेता हूं, तो उसके लिए 1 2 3 और 4 पॉइंट पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे पास 0 एंड 1 इनकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो या फिर एक ही फ्रेंड हो। ठीक है, तो क्विकली इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आएंगी ये वैल्यूज। तो इसको लेकर मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल क्रिएट करता हूं। तो यहां पे मैंने x ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली। तो यहां पे वैल्यू लेते चले जाते हैं। तो xi की वैल्यू 0 और 1 और 2 और 3 और 4 मैंने यहां पे ले ली। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे तो ये 0 आएगा और यहां पर भी 0 आएगा। रीजन, यहां पर ऐसे कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिसके केवल और केवल 2 ही फ्रेंड्स होंगे? तो अगर आप देखोगे, ये जो मेरे कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, ये मेरे जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होंगे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये 4 ही ऐसे पॉइंट है जिनके 2 फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी? 4 डिवाइडेड बाय 49। नाउ अब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनके 3 फ्रेंड्स होंगे? तो इनकी हम बात करें तो मेरे पास, लेट्स से मैं इस साइड पे बात करता हूं, तो इन 2 कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ के ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, इन सबके 3-3 फ्रेंड्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो एक फ्रेंड ये हो गया, एक फ्रेंड ये हो गया और एक फ्रेंड ये हो गया। तो ये कितने पॉइंट हो गए? ये तो मेरे यहां पर 5 पॉइंट्स हो गए। 5 इधर भी होंगे एंड 5 मेरे यहां भी होंगे और इधर भी मेरे 5 होंगे। तो टोटल मेरे 20 पॉइंट्स ऐसे हो गए। तो ये 20 बाय 49 और बाकी बचे हुए जितने भी पॉइंट्स यहां पे आने वाले हैं, ये जितने भी मेरे पॉइंट्स यहां पे आने वाले हैं, इन सब के पास कहीं ना कहीं 4 फ्रेंड्स होने वाले हैं। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? तो ये 20 + 4 = 24। 49 में से 24 गए तो 25 बाय 49। तो पहला क्वेश्चन तो वो बहुत इजीली पूछ रहा है कि 7 टाइम्स EX क्या होगा। तो E of X तो बहुत इजी है। E of X का मतलब क्या होता है? इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहां से 0 आएगा, यहां से 0 आएगा, यहां पे कितना आ गया? 8 बाय 49। यहां पे आ जाएगा 60 बाय 49 एंड यहां पे आ गया 100 बाय 49। ठीक है, तो 7 टाइम्स EX की बात कर रहा है, तो 7 टाइम्स EX इज 7 टाइम्स कितना हो गया? ये 168 डिवाइडेड बाय 49। तो यहां पे 7 बच गया, यहां पे 24। तो इसकी वैल्यू 24 आएगी। तो ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट इस पे बेस था, उसका आंसर 24 है। तो ये क्वेश्चन डुएबल था। कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था ये, बट ये क्वेश्चन डुएबल था। तो इसको केवल 37.5% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 60% अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्टूडेंट थे जो इसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट करके आए। 2.91%
ऐसे स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट करके आए, करेक्ट अटेम्प्ट करके आए। इसकी डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज़्यादा आ जाती है क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर सारे के सारे केसेस सोच पाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में बोलता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन, अगेन सेम डायग्राम है, एवरीथिंग इज सेम। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स, 49 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स मुझे चूज करने हैं। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। तो 7P की वैल्यू क्या होगी? तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज नथिंग बट 49C2। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो मैं 49C2 तरीके से चूज कर सकता हूं। तो ये हो गया 49 इंटू 48/2, दैट इज 24 इंटू 49। अब हमें केवल और केवल फेवरेबल केसेस निकालने हैं, ऐसे केसेस जहां पर ये फ्रेंड्स हैं। तो एक बार हम वापस से डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स होने के लिए कितने केसेस आएंगे ये अपन देख लेते हैं। लेट्स से मैंने इन कॉर्नर पॉइंट्स को चेक किया, तो कॉर्नर पॉइंट्स के साथ में अगर मैंने चूज किया तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी? यहां पे 2 है, तो 2 टाइम्स ऐसे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए? ऐसे मेरे पास में 4 केसेस हो गए, तो 2 इंटू 4 प्लस अगर मैं बाकी साइड्स की बात करता हूं, इस साइड पर कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा बात करता हूं, तो यहां पे कितने केसेस आ जाएंगे? अगर इस पॉइंट को मैंने लिया तो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, तो 3 ऐसे केसेस आएंगे। और ऐसे कितने हो गए? यहां पे 5, यहां पे 5, 5, 5, तो ऐसे 20 केसेस हो गए। प्लस अगर मैं बॉडी की बात करता हूं तो किसी भी पॉइंट को लोगे तो वहां पर 1, 2, 3, 4 मेरे पास में केसेस आएंगे जहां पर वो फ्रेंड्स बनेंगे। तो इसको हम 25 पॉइंट दे रखें, तो 4 इंटू 25। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एडिशन हो गया। बट अगर अपन यहां पे सही से देखें तो जब मैंने इस पॉइंट को चूज किया था तब यहां पर ये और ये फ्रेंड्स थे। ठीक है, तब ये काउंट हुआ था। और जब मैंने इस पॉइंट को चूज किया था तब वापस से ये वाला रिलेशन काउंट हुआ था। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट 2 बार काउंट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने के लिए इसको बाय 2 में कर देता हूं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये 2 का फैक्टर यहां पे कैंसिल आउट हो गया तो 4 आ गया, प्लस यहां पे 10 इंटू 3 इज 30, और यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे 50 आ गया। तो ये कितना हो गया? ये 84 हो रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल इज 84। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 84 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 49। तो ये कितना हो रहा है? ये 7P की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 इंटू P इज नथिंग बट 84 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 7। तो कैंसिल आउट करके देखते हैं। 7 यहां पर इतनी बार जाएगा और ये 12 ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 1/2। तो आंसर इज 0.5। तो दिस आंसर इज 0.5। इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ये डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी से सेम क्वेश्चन आ रहा है। 30% स्टूडेंट लगभग ऐसे हैं जिसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 64% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको रॉन्गली अटेम्प्ट करके आए, ओनली अप्रॉक्सीमेटली 6% स्टूडेंट ऐसे थे जो उसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए। तो कहीं ना कहीं केसेस छूट जाने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था। सो इस टोटल पूरे पेपर की बात करें तो 2023 पेपर 2 मैथमेटिक्स जो एडवांस लेवल का पेपर था उसका अगर हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें तो इसमें अराउंड 47% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में थे, अराउंड 35% क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और 18% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े बहुत ईजी थे। डिफिकल्ट साइड थोड़ा सा इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएनसी के अंदर जो केसेस बनाने की जरूरत पड़ रही थी वहां पर कुछ केसेस छूट जा रहे थे, कहीं सिली मिस्टेक्स हो जा रही थी। इस वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट साइड में हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डेफिनेटली स्कोर करने लायक था पेपर। सो फ्रॉम माई साइड विशाल कुमार शर्मा, आकाश, थैंक यू।